हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत हमारा यहाँ टॉपिक आया है आत्मकथा। आत्मकथा गद्य विधि के उद्भव और विकास पर हमने यहाँ प्रकाश डालना है और इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो हिंदी में आत्मकथा विधि का विकास अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के फलस्वरूप हुआ। पहले भारत में आत्मकथा नहीं लिखी जाती थी, लेकिन जब अंग्रेजी साहित्य भारत में फला फूला तब जाके जो है आत्मकथा की भारत में एक लंबी सी लड़ी बन गई। अंग्रेजी में इसे ऑटोबायोग्राफी कहा गया, क्योंकि अंग्रेजी में आपको पता है ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन स्वयं लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन के विषय में जीवन के हर एक पहलू स्वयं लिखता है तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में लेखक के अतीत वर्तमान का गहन संबंध रहता है। इसमें हम लेखक के हर एक अतीत और वर्तमान का विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं और हर एक पहलू को बताने की कोशिश करते हैं श्रोतागणों के समक्ष। आत्मकथा में अपने गुणों और अवगुणों या कमियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है, क्योंकि आत्मकथाकार जो होते हैं अपने गुण और अवगुण दोनों को ही प्रस्तुत करते हैं और उसमें हर एक बात का एनालाइज किया जाता है। वो केवल अपने गुणों का ही वर्णन कर अपने मुंह मिट्टू नहीं बनना चाहता और ना ही अपने अवगुणों और कमियों इस हद तक उजागर करता है कि उसे अपने श्रद्धालुओं की श्रद्धा खो बैठने का भय भी बना रहता है। क्योंकि देखिए, ये आत्मकथा एक ऐसी विषय है जिसमें व्यक्ति स्वयं के बारे में हर एक बात लिखता है। उसमें अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी बातें भी हो सकती है। तो इससे जो है जो उसका फॉलोअर्स होते हैं वो उनसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि जब बुराई वो अपना बताता है आत्मकथा में तो बहुत सारे लोगों का जो है सपन टूट जाता है उनके प्रति। तो इसलिए आत्मकथा बहुत ही कम लोग लिखते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है। देखा जाए तो आत्मकथा साहित्य का विकास कब से हुआ? हिंदी साहित्य में आत्मकथा साहित्य का विकास वातरी युग से ही माना जाता है। हालांकि सन 1641 में जैन कवि बनारसी दास जैन द्वारा लिखित अद्र कथानक यानी आत्मकथा लिखी जा चुकी है। और एक तो यह आत्मकथा गद्य में थी, यानी ये पदों में लिखी गई थी और इसे आत्मकथा विधि का काथ्य और शैली यह पूरी नहीं उतरती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखा जाए तो आत्मकथा साहित्यिक विकास को हम 4 कालों में बांटते हैं। वो 4 काल कौन कौन से चलिए देखते हैं। देखा जाए तो आत्मकथा साहित्य के विकास को 4 चरण हैं। सब प्रथम अगर हम देखें तो भारतेंदु द्विवेदी युग, जो कि सन 1875 से 1920 के समय काल को दर्शाया गया है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो छायावादेतर युग, यानी सन 1920 से लेकर 1940 तक के समय काल को दर्शाया गया है। छायावाद युग में जो है सन 1940 से 1950 तक के समय काल को बताया गया है और स्वतंत्र युग यानी देखा जाए तो ये सन 1950 आज तक यानी दर्शाया गया है। तो कहते हैं इसके विषय में जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि भारतेंदु द्विवेदी युग का जो है प्रथम समय काल जो 1875 से 1920 के दशक में जो है कई जो है आत्मकथा प्रकाशित हुए। इस युग के आरंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सन 1875 में आत्मकथा प्रकाशित हुआ, जिसका हिंदी अनुवाद भारत दुर्दशा प्रवर्तक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। और सन 1875 से 76 में भारतेंद्र जी ने भी कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक में अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की, पर वे इसे पूरा न कर सके। तो देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था आत्मकथा के लिए। देखा जाए तो भारतेंदु द्विवेदी युग के प्रमुख आत्मकथाकारों एवं उनकी आत्मकथाओं के शीर्षक यहाँ पर कुछ दर्शाए गए हैं। सन 1894 में राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखित मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र और सन 1918 में स्वामी
श्रद्धानंद द्वारा लिखित कल्याण मार्ग का पार्थी, कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो है आत्मकथा थी। अंबिका दंत व्यास द्वारा लिखित नित्य वृत्तांत आदि काफ़ी महत्व रखता है इस समय के जो है आत्मकथाएं। इवन देखें द्विवेदी जी ने सरस्वती में अपनी जीवन कथा लिखनी शुरू की थी, पर वे इसे पूरा न कर सके। सर्वश्री देवी दत्त शुक्ल एवं वेखासी ने भी आत्मकथा साहित्य के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और देखा जाए तो श्री झावरमल ने सन 1920 में अनेक राजनेताओं ने से उनकी जेल कथाओं को लिखवाकर देशभक्ति की कारवास कहानी यानी शीर्षक प्रकाशित की। भले ही उनमें से बहुत सी कृतियाँ आत्मकथा घेरे में नहीं आती है, परंतु कालांतर में अनेक राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारक एवं साहित्यकारों की आत्मकथा लिखने की प्रेरणा आवश्यक दी गई है। देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोगों की आत्मकथा लिखी गई है जो काफ़ी यहाँ पर आत्मकथा को महत्वपूर्ण बना देता है। अब चलिए देखते हैं छायावाद युग में किस प्रकार के जो है आत्मकथा लिखी जाती थी। देखा जाए तो छायावाद युग में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ रहा था। यानी देखा जाए तो इसका काल तो आपको पता ही होगा, ये 1920 से 1940 के दशक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन जो थी जोरों पे पकड़ रखी थी और अंग्रेज़ों के भगाने का यहाँ पर पूरा ही जो है एक सीरीज बन गई थी। इस युग में अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी आत्मकथा लिखकर देशवासियों को शिक्षा एवं प्रेरणादायक संदेश दिए, क्योंकि ये समय काल जो है आज़ादी की संघर्ष का महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो महात्मा गांधी की आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा और तरुण सपन के बाद में हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित हुए। कहते हैं ये सारे महान भूतियों के जो है आत्मकथा इस समय जो है सृजन की गई, जो काफ़ी महत्व रखता है। इस युग की सर्वाधिक चर्चित आत्मकथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मेरी कहानी, जो काफ़ी उस समय प्रचलित हुई। ये देखा जाए तो काफ़ी प्रेरणादायक थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सन 1939 में प्रकाशित ये किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी मेरी कहानी जो कि आत्मकथा थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इसको 1939 में प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने सत्य की खोज शीर्षक से अपनी आत्मकथा सन 1940 में प्रकाशित किया, क्योंकि ये समय काल देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण था, आंदोलनों का था। तो इन सभी आत्मकथाओं का प्रभाव जो है देशवासियों पर पड़ा। इसी युग में भाई परमानंद द्वारा लिखित आप बीती तथा राम प्रसाद विलासिता की आत्मकथाएं भी विशेष महत्व रखती है। प्रेमचंद जी द्वारा प्रकाशित हंस पत्रिका का 1932 में आत्मकथा शीर्षक में लगभग 50 साहित्यकारों की लघु आत्मकथाएं प्रकाशित भी की गई। तो देखा जाए तो छायावादी युग समय में बहुत से आत्मकथा जो है देशभक्ति को जगाने के लिए लिखी गई। उसके पश्चात आता है छायावाद द्व्यंतर युग। चलिए देखते हैं छायावाद द्व्यंतर युग किस प्रकार की बातों को उजागर करता है, जिसका समय काल 1940 से 1950 के दशक है। देखा जाए तो छायावाद द्व्यंतर युग ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस युग को यदि हम लघु आत्मकथा का युग कहें तो अधिक उचित होगा, क्योंकि इस समय लघु आत्मकथा काफ़ी लिखी जा रही थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में माध्यम से लघु आत्मकथाओं की एक बाढ़ सी आ गई थी। कहते हैं इसके अंतर्गत हंस और सरस्वती पत्रिकाओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि हंस और सरस्वती पत्रिकाएं जो थी वो लघु आत्मकथा बहुत लिखा करती थी, परंतु इन्हीं पत्रिकाओं में कुछ हद तक आत्मकथाओं की प्रकाशित भी होता था, यानी वेदांत आत्मकथाएं भी प्रकाशित होती है, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी आत्मा कहानी और सरस्वती में धारा प्रभाव में प्रकाशित हुए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे इस समय। कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जिन साहित्यकारों की आत्मकथा प्रकाशित हुई उनमें बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित मेरी असफलताएं, राहुल जी द्वारा लिखित मेरी जीवन यात्रा और वियोगी हरि द्वारा लिखित मेरा जीवन प्रभाव कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखा जाए तो हरिभाव उपाध्याय द्वारा लिखित साधन के पथ पर विशेष महत्व रखती है इस समय।
कहते हैं इस युग में अनेक राजनीतिक नेताओं द्वारा भी अपनी आत्मकथाएं लिखी गई, जिनमें उल्लेखनीय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथा, और इस आत्मकथा के बाद में श्री महेंद्र चतुर्वेदी का अनुवाद प्रस्तुत किया गया। तो कहते हैं ये समय काल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, आज़ादी का समय था, तो इसमें बहुत से आत्मकथा जो है प्रकाशित हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी रहता है कि इस समय की जो आत्मकथा प्रकाशित हुए वो लघु भी थे और वृत्तांत भी थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं चौथा जो है स्वतंत्र युग जो कि सन 1950 से आज तक की है, उसमें किस प्रकार की कहानियों को स्थान प्राप्त है। तो देखा जाए अगर हम बात यहाँ पर करें स्वतंत्र युग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल थी। कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी आत्मकथा साहित्य का तीव्र गति से विकास हुआ, क्योंकि इस समय हम आज़ादी के स्वाद चख चुके थे। तो ये आत्मकथा की एक बहुत बड़ी जो है बाट सी आ गई। हर क्षेत्र के महान व्यक्तियों ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखाई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं पिछले 52 और 53 वर्षों में सैकड़ों आत्मकथाएं प्रकाशित हुई और उन सबका उल्लेख करना यहाँ पर संभव नहीं है। कुछ प्रमुख जो है आत्मकथाओं का उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखा जाए तो हिंदी साहित्यकारों में यशपाल द्वारा लिखित शिवालेखन जो कि 1952 में प्रकाशित हुई, देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखित चांद सूरज के वीरान ये जो 1952 में प्रकाशित हुई, और सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित आत्मनिरीक्षण जो कि 1958 में प्रकाशित हुई। उसी प्रकार बहुत से जो हैं इस समय प्रकाशित हुई। कहते हैं 50 से भी अधिक इस समय जो है आत्मकथाएं प्रकाशित हुई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो महान योगी योगेंद्रनाथ की आत्मकथा जो कि 1974 में, स्वामी सोमानंद की आत्मकथा 1976 में भी काल में प्रकाशित हुई। देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भले ही हिंदी में आत्मकथा साहित्य की अधिक रचना न हुई हो, किंतु कला और शैली की दृष्टि से आत्मकथा पश्व आत्मकथाओं से किसी भी सूरत से कम नहीं है। यानी बायोग्राफी जो हम किसी के पढ़ते हैं उससे कम नहीं है। 21वीं सदी में इस विद्या के विकास की ओर अग्रसर होने की पूरी उम्मीद है, और उम्मीद ये भी किया जाता है कि ये जो है आत्मकथा आने वाला समय में भी बहुत से लिखे जाएंगे। लेकिन आत्मकथा लिखते समय ये भय होती है कि जब व्यक्तियों के गुण अवगुण हम वहाँ प्रकाशित करते हैं तो बहुत से श्रोतागण जो होते हैं वो अपने आइडल को रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो है अपनी आत्मकथा नहीं लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से आत्मकथा में देखा जाए तो पर्सनल बातें भी इंक्लूड की जाती है, जो है आत्मकथा को एक अलग ही रूप दे देता है। तो देखा जाए तो यहाँ आत्मकथा काफ़ी महत्वपूर्ण है।